माननीय तीरथ जी का आज के इस मंच से बहुत स्वागत कर रहा हूं कि तीरथ जी हमारे राष्ट्रीय सचिव बने हैं। भाइयों बहनों, आज पूरे उत्तराखंड में एक तरफ कांग्रेस के लोग कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि साहब नोटबंदी से बहुत परेशान है जनता। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी ने जो नोटबंदी की है, पूरे पहाड़ में 90%, 100% लोग इससे बहुत खुश हैं। जरा हाथ खड़ा करके बताइए, खुश हैं कि नहीं? भारत माता की। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां पहाड़ में शराब बंद होनी चाहिए। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि इनके जो भारत माता की, माननीय मोदी जी, हर हर मोदी, जो दोनों हाथ खड़े करके बोले हर हर मोदी, भारत माता की। हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस उत्तराखंड की गढ़वाल पर्यटन नगरी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर में पधार चुके हैं। अपनी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, छात्रों, युवाओं का अभिनंदन कर रहे हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हम सब गढ़वाल लोकसभा के गढ़वाल के श्रीनगर शहर में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का करतल ध्वनियों से जोरदार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मैं सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वागत के लिए जो पुष्पगुच्छ देकर अपने राष्ट्रीय सचिव और जो रैली के संयोजक हैं माननीय तीरथ सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। अब मैं अपने इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, अपने प्रदेश के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन स्वागत करें। अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय अनिल बलूनी जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करें। बस अब 4 लोग हैं। अब जितने भी हमारे यहां पर प्रत्याशी हैं, मंच पर हमारे जिलों के अध्यक्ष प्रभारी हैं, सबसे अनुरोध है कि बड़ी माला से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब श्रीनगर विधानसभा के अपने लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत जी से अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल भेंट करके स्वागत अभिनंदन करें। राजीव चौहान जी से अनुरोध है कि पहले स्मृति चिन्ह दे रहे हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी माननीय प्रधानमंत्री जी को। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल देकर स्वागत करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, स्वागत भाषण के लिए अपने प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भाषण पढ़ें। माननीय तीरथ सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की।
मित्रों, बहनों, भाइयों, आज जिनको सुनने के लिए भारी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे हृदय सम्राट, जन जन के नेता, विश्व में अलग जगाने वाले, भारतवर्ष का नाम रोशन करने वाले, ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने इस क्षेत्र के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जनरल खंडूरी जी, अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी जी, सतपाल महाराज जी, सभी सम्मानित प्रत्याशी धन सिंह जी, विनोद जी, शैला रानी जी, सुरेन जी, अपने चौधरी जी, मुकेश जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बहनों और भाइयों, मित्रों, बहनों और भाइयों, आदरणीय मोदी जी आपके लिए नए नहीं हैं। आप सबने उनको देखा है, सुना है, परखा है और हर रोज आप टीवी में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसी मैदान में 2.5 साल पहले आपकी गर्जना को आपने सुना। अटल जी ने राज्य दिया, नरेंद्र भाई मोदी जी ने उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए, यहां के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक कलक जगाई और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के अंदर कर भी दिखलाया। न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास। मित्रों, बहनों और भाइयों, आपदा आई, आपदा के समय में भी आदरणीय मोदी जी 3 दिन यहां उत्तराखंड के अंदर रहे और हमने कहा था कोई भी स्वागत नहीं करेगा, अभिनंदन नहीं करेगा, मालाएं नहीं पहनाएगा, लेकिन मोदी जी जिस भी शिविर में गए, मोदी 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 पूरा होता रहा। मोदी आप पे विश्वास है, आप हमारे पीड़ा और दर्द को समाप्त करेंगे। और वो दिन भी लोग याद करते हैं जब आपने पूरे ऐसे किट भेजे थे जिसमें कि धारचूला, मुंशियारी, उत्तरकाशी आदि बद्री केदारनाथ में भी लोगों ने उस सामान को देखा है। मित्रों, बहनों और भाइयों, यही नहीं तो पूरे 4 धाम को सड़क दी, रेलवे इस प्रकार से पाट दिया कर्णप्रयाग तक। और आपका पिछले दिनों 4 धाम के लिए 13,000 करोड़ 12,000 करोड़ रुपया ऐसा आपने दिया। और जन जन तक मैंने कहा कि अमेरिका जैसी शक्ति भी, ताकत भी, जिसने भारतवर्ष को गुलाम बनाया था, वो भी आपके सामने घुटने टेक गई। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उत्तराखंड का सुनहरा दिन आपने कहा पूरे चौमुखी विकास के लिए हमारे बीच में पूरी तरह से आगे इस रोशनी देंगे, बढ़ा रहे हैं। गांव गांव को चमत्कार 68 करोड़ रुपया भी गांव बदलाव के नाम से आपने दिया है। और मैं आदरणीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का हृदय भाव से, हृदय की गहराई में जाते हुए आप सबकी ओर से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम। अब मैं अपने पौड़ी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच, बहनों भाइयों, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस गढ़वाल भ्रमण में और अपने संसदीय क्षेत्र में। बहनों भाइयों, मोदी जी पिछली दफे में इसी स्थान पर लोकसभा चुनाव से पहले आए थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री नहीं था, और हम लोग यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर फिर से आए हैं। लोकसभा में हमारे 5 के 5 उत्तराखंड के सांसद विजय हुए थे, हम लोग यहाँ पर विजय हुए थे और हमारी सरकार केंद्र में बनी थी।
मुझे आशा है आज उसी प्रकार से मोदी जी के आने पर यहाँ पर हमको आशीर्वाद मिलेगा और उत्तराखंड के अंदर भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहनों भाइयों, इस पिछले 2.5 साल में अभूतपूर्व काम हमारे देश में हुए हैं और उसकी लंबी सूची है। सबका वर्णन करना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन 2-3 बातों का वर्णन करना आवश्यक है। हमारा प्रदेश सैन्य बहुल प्रदेश है और बहनों भाइयों, मैं भी एक सैनिक हूँ और इस सैनिक बहुल प्रदेश में लंबे समय से 1 रैंक 1 पेंशन की बात चल रही थी। ये माननीय मोदी जी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, हालांकि उन्होंने घोषणा कर दी थी पहले ही, प्रधानमंत्री बनने से पहले, कि उनके आते ही, प्रधानमंत्री बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन की वो घोषणा करेंगे। बहनों भाई, 40 साल लगे, 40 साल उत्तराखंड को और देश को लगे भारत के पूर्व सैनिकों को अपनी 1 रैंक पेंशन देने के लिए। सरकारें गई लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई और इसलिए उत्तराखंड जो सैन्य बाहुल है उनकी तरफ से मैं भी माननीय मोदी जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त हूँ कि 1 रैंक पेंशन, जिससे बहुत पूरे देश में ही और उत्तराखंड में विशेषकर बहुत भारी संख्या में लोगों को फायदा हुआ है, उसके हम सब लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहनों भाई, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं, उसकी लंबी सूची देना आवश्यक नहीं है। किस प्रकार जनहित के बहुत सारे काम हैं, कितनी चीजें, चाहे वो बैंक हो, चाहे शौचालय हो, चाहे जनहित के कितने काम हो, आज़ादी से पहले दफे हमको इस प्रकार की सुविधा मिली है। लेकिन बहनों भाई, एक और चीज का जिसका विवरण होता है, नोटबंदी का। अभी पूर्व वक्ता ने आपसे पहले कहा है नोटबंदी के बारे में, और हम सब उत्तराखंड में तो नोटबंदी के बारे में बहुत खुश हैं। सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे पास उस प्रकार के ब्लैक मनी रखने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन ब्लैक मनी रखने वाले जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़ी पार्टियां थी, उनको कष्ट अवश्य होगा। लेकिन बहनों भाइयों, एक बात, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, किस प्रकार से नोटबंदी का फायदा आम नागरिकों को और देश को हुआ है। आप सब लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा और टीवी में सुना होगा किस प्रकार से श्रीनगर में हर सुबह फौज की गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। श्रीनगर में जवानों को, लोगों के छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को 1000-1000 रुपए के नोट देकर भेज दिया जाता था और कहा जाता, जाओ बेटो पत्थर मारो सड़क सरकारी गाड़ियों पर, फौजी लोगों पर। कितना कठिन और कितना हर दिन वहां पर हादसा हुआ करता था। लेकिन बहनों भाइयों, जिस दिन से नोटबंदी हुई, अगले दिन से पत्थर फेंकना बंद हो गया। अब आप समझिए कि नोटबंदी और पत्थर फेंकने में क्या संबंध है। बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी नोट छापे जा रहे थे और पाकिस्तान के लोग हर दिन हमारे वहां के बच्चों को गुमराह करने के लिए पैसे नोट दिए करते थे, 1000-1000 रुपए का नोट पकड़ाते थे और दिन भर उनका ही काम होता था। इसलिए नोटबंदी का आम नागरिक को फायदा हुआ है, गरीब आदमियों को फायदा हुआ है, और जो बड़े बड़े लोग थे, धनाढ़ लोग थे, जिनके मकान भरे हुए थे नोटों से, उनको सिर्फ नुकसान हुआ है। आज चुनाव के समय भी किस प्रकार से वातावरण स्वच्छ हुआ है और अच्छा हुआ है, तो उसके लिए माननीय मोदी जी, पूरा देश आपके लिए बहुत आभारी है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है माननीय मोदी जी, हम सैन्य बाहुल्य प्रदेश हैं, हमारा पूरा प्रदेश अधिकतर सेना में रहता है और सैनिक के दृष्टिकोण से बहुत सारे जो सुविधाएं आपने सेना को दी हैं, 1 रैंक पेंशन होने से है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ ही माननीय मोदी जी, आपने जिस प्रकार से, चाहे वो बैंक खुलाने के बारे में, वो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बैंकों की बहुत आवश्यकता होती थी और पहले जो व्यवस्था थी उसमें बैंक नहीं खुल पाते थे। आपने हर गांव में, हर क्षेत्र में बैंक खोलने की व्यवस्था की है, उसके लिए हम आपके आभारी है। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर विशेषकर शौचालयों की बहुत समस्या होती थी, महिलाओं का उत्थान हुआ, जवानों का उत्थान हुआ, हर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े काम है। लंबी सूची देने यहाँ पर उसकी समय भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। पूरे देश के लोग आपके आभारी है और उत्तराखंड के लोगों की तरफ से, विशेषकर सैन्य के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि लंबे समय तक आप इस देश का मार्गदर्शन करते रहें। भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, दीर्घायु रखे और देश का आप लंबे समय तक मार्गदर्शन करते हुए विश्व गुरु के रूप में एक दफे फिर से इस देश को लाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद कन्नू जी। अब हम सबके देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पौड़ी लोकसभा के इस श्रीनगर, जो यहां की राजधानी भी कही जाती है,
इसमें आप सब के लिए आमंत्रित कर रहा हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत करें। जय बद्री विशाल। बाबा केदारनाथ की जय। भाई बहनों और प्यारा बच्चों, जय बद्री विशाल। देवभूमि गढ़वाल का केंद्र बिंदु श्रीनगर में दूर दूर बटियाया आप लोगों का एक चुनावी सभा में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद में मेरे साथी श्रीमान भुवन चंद्र खंडूरी जी, राष्ट्रीय सचिव श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, अनिल बलूनी जी, मनोहर कांत ध्यानी जी, भास्कर नेथानी जी, राजेंद्र अथवाल जी, मुकेश रावत जी, अत्तर सिंह तोमर जी, अत्तर सिंह अथवाल जी, वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, अनिल नौटियाल जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहां आइए धन सिंह जी, चौपटा खाल से श्रीमान सतपाल महाराज जी, कर्णप्रयाग से श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी जी, पौड़ी से श्रीमान मुकेश कोहली जी, केदारनाथ से शैला रानी रावत जी, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी जी, थराली से श्रीमान मगनलाल जी, देवप्रयाग से विनोद कंडारी जी, अब सब मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी पूरी ताकत से भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि पहाड़ों में इतने जल्दी इतना बड़ा जैन सैलाब, इतनी बड़ी भीड़। मैं उधर पहाड़ की चोटियों पर, घरों पर लोग खड़े देख रहा हूं, पूरा रास्ता भरा हुआ देख रहा हूं। उन्हें सुनाई भी नहीं देता होगा, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
मैं एक और बात को भी बड़े गर्व से के साथ उल्लेख करना चाहूंगा। मैं नहीं जानता हूं ये कैमरा वाले, टीवी वाले क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में महिलाओं की हाजिरी गजब किया है आपने। और दूसरी बात, आम सभा में महिलाओं को किसी कोने में बिठा देते हैं। ये उत्तराखंड के लोगों ने सबसे पहले महिलाओं को बिठा दिया, इसके लिए डबल अभिनंदन। माता बहनों का सम्मान ये नजर आ रहा है मुझे। मैं इसलिए पार्टी के सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं माताएं बहनें आपको भी नमन करता हूं, क्योंकि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और मां के आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी रक्षा होती है, बहुत बड़ा सुकून होता है। और इसलिए मैं तो आज श्रीनगर की धरती पर गदगद हो गया हूं आपके इस आशीर्वाद के लिए। भाइयों बहनों, उत्तराखंड का चुनाव तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज 12 फरवरी है। 12 मार्च को आज जो सरकार है वो भूतपूर्व बन जाएगी और 11 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो अभूतपूर्व हो जाएंगे। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश को 3 राज्य दिए, 3 राज्य। मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से निकला हुआ झारखंड और उत्तर प्रदेश से निकला हुआ उत्तराखंड। क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य, आदिवासियों की जनसंख्या, माओवादियों का खून खराबा, नक्सलवाद, ये सब कुछ होने के बाद भी वहां की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में उसने अपना झंडा गाड़ दिया है। झारखंड जंगल है, आदिवासी बस्ती है, पिछड़ा इलाका है। बिहार में भी जब वो बिहार का हिस्सा था, सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका था। आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि झारखंड जैसे राज्य में पूंजी निवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिट होती हो, देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगकार झारखंड की राजधानी रांची में आते हो और झारखंड में पूंजी निवेश के लिए आगे बढ़ते हो। क्या कारण है कि मेरा उत्तराखंड पीछे रह गया? क्या कारण है भाइयों? उत्तराखंड बर्बाद हुआ, उसका कारण क्या है? जरा पूरी ताकत से बताइए, कौन कारण है?
कौन कारण है? कौन कारण है? जब तक उसको नहीं हटाओगे, क्या उत्तराखंड का भला होगा क्या? भला होगा क्या? भला होगा क्या? और वो लोग जो कभी कहते थे कि हमारी लाश पर उत्तराखंड बनेगा, उनको उत्तराखंड से कोई प्यार हो सकता है क्या? हम मरेंगे लेकिन उत्तराखंड नहीं बनने देंगे, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? ये वर्तमान मुख्यमंत्री कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे ऐसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता में ये दम होना चाहिए। ये तो पिछले दरवाजे से घुस गए हैं, वरना उत्तराखंड की जनता उनको कभी भी बनने नहीं देती, कभी भी बनने नहीं देती, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के बलिदानों पर, उत्तराखंड की जनता के गांव पर नमक छिड़कने का, एसिड छिड़कने का पाप किया था। ये तो यहां तक कह देते थे कि अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाए, यूटी बना दिया जाए, लेकिन उत्तराखंड राज्य न बनाया जाए। आपको याद है, ये आज जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्तराखंड की रचना के विरोध में क्या कुछ नहीं किया था। जिस व्यक्ति के दिल में इस राज्य के प्रति प्यार ही न हो, लगाव न हो, क्या आपका कभी वो भला कर सकता है क्या? पूरी ताकत से जवाब दो, भला कर सकता है क्या? ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं क्या? और ये कांग्रेस पार्टी देखिए, आप मुझे बताइए, जब उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था अलग उत्तराखंड के लिए, नौजवान सड़कों पे आए थे, माताएं बहनें यातनाएं झेल रही थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, यहां पर समाजवादी पार्टी के दरोगा बैठे हुए थे। ये रामपुर तिरहा में क्या हुआ था भाई? हमारी माताओं बहनों पर बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? अत्याचार हुए थे कि नहीं हुए थे? गोलियां चलाई गई थी नहीं चलाई गई थी? ये चलाने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने वो जुल्म किया था। और ये कांग्रेस पार्टी देखिए आज उसी समाजवादियों की गोद में जाकर के बैठ गई है भाइयों। यही समाजवादियों को गले लगा, समाजवादियों ने और कांग्रेस ने मिलकर के उत्तराखंड में भी पर्दे के पीछे समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के आज आपके साथ खेल खेल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि चुनाव सिर्फ यहां की सरकार हटे इसके लिए नहीं है। ये चुनाव ये मुख्यमंत्री को सजा दे दे इतने से पूरा नहीं होने वाला है। ये चुनाव इसलिए है कि हमें उत्तराखंड का भाग्य बदलना है भाइयों बहनों। कौन कहता है बदला नहीं जा सकता है? हर बार यहां के ऐसे नेता लोग रहे जो प्रकृति को दोष देते रहे, यहां तो ये दिक्कत है, वहां तो वो दिक्कत है। अरे बाप, दोष मत दीजिए, ये तो सामर्थ्य की भूमि है, संकल्प की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है। जितना सामर्थ्य इस धरती पर है शायद ही कहीं होगा। यहां इतना सामर्थ्य है कि पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करता है। हिमालयन स्टेट्स में आप जरा सिक्किम जाकर के देखिए, वहां भी हिमालयन पहाड़ी है, हिमालयन रेंजेज है, वहां भी रास्तों की कठिनाई है, वहां भी जमीन ढह जाती है। लेकिन आज जाकर के देखिए, सिक्किम 7-8 लाख लोगों की जनसंख्या
20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं वहां, 20 लाख से ज्यादा। हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम बन गया। भाइयों बहनों, यहां तो 125 करोड़ हिंदुस्तानी जीवन में कभी न कभी मां गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आना चाहते हैं, 4 धाम की यात्रा करने के लिए आना चाहते हैं। सुविधा हो या ना हो, कष्ट पड़े तो भी यहां तक आने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हर हिंदुस्तानी यहां आने के लिए लालायित रहता है। इस देवभूमि को किसी यात्री को बुलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े ऐसा नहीं है जी। मैं तो हैरान हूं, यहां ऐसी सरकार है, जब कपाट बंद हो जाते हैं केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी के, तो उसकी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है कि बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए आइए। मैं समझा पा रहा हूं आपको? जब कपाट बंद हो जाते हैं, जाना आना बंद हो जाता है, ये टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट का क्या लाभ है? ये पैसे किसके हैं? क्यों खर्च करते हो भाई? जब कपाट खुले हो, दर्शन हो रहे हो, तब तो आप एडवर्टाइजमेंट दो देश भर के लोगों को, मैं समझ सकता हूं। और लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देवभूमि पर आने के लिए इस देश के किसी व्यक्ति को समझाना पड़े, इसकी जरूरत ही नहीं है। सिर्फ यहां व्यवस्थाएं कड़ी करो, देश के लोग यहां आना शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, टूरिज्म की सफलता 2 बात पे होती है। एक, आने का मन कर जाए, और दूसरा, रहने का दिल कर जाए। वो जितनी रात ज्यादा रुकेगा, उतना ज्यादा खर्चा करेगा, उतनी ज्यादा यहां की इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर रात को रुकता है तो खाना खाएगा, जहां रुकेगा वहां पैसा देगा, सुबह चाय पिएगा तो नाश्ता करेगा, पानी करेगा तो खर्चा करेगा। लेकिन आते ही कार से उतरा, भगवान को माथा टेका, भाग गया, तो टूरिज्म डेवलप नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में प्रवासन की, पर्यटन की हर व्यवस्था को प्राथमिकता देना चाहते हैं। और ये जिम्मेवारी सिर्फ उत्तराखंड सरकार की नहीं होगी, केंद्र में आपने मुझे बिठाया है, मैं भी अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा। भाइयों बहनों, चारधाम 12मासी रास्ता, ऑल वेदर रोड, क्या आजादी के 70 साल के बाद ये नहीं हो सकता था क्या? अरे जो यात्री आते हैं ना, पिछले 70 साल में जो यात्री आते हैं, उनको सिर्फ कहते एक डिब्बा रख देता दान पेटी, और लोगों को कहते कि उत्तम से उत्तम रास्ता बनाने के लिए इस पेटी के अंदर 10-10 रुपया दान देके जाइए। मैं समझता हूं देशवासियों ने इतना दान दिया होता कि आज वो रोड बन गए होते, लेकिन इनको सूझी नहीं। भाइयों बहनों, हमने 12,000 करोड़ रुपया, कितने? जरा सबके सब बोलो, कितने? 12,000 करोड़ रुपयों की लागत से 4 धाम के 12मासी रोड बनाने का फैसला किया है। और ये उत्तराखंड को नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सपना पूरा करने का हम काम कर रहे हैं जी। 12मासी रास्ते बनने के बाद
यहां के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, कितनी यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, कितने प्रकार के नए नए व्यवसाय शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में इतनी ताकत है। यहां का पहाड़ हो, यहां की पानी हो, यहां की जवानी हो, ताकत से भरा हुआ है भाइयों बहनों। और इसलिए हम रेलवे में भी बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। आप जानते हैं रेलवे का काम तेज गति से चल रहा है और उस रेलवे का नेटवर्क भी पहाड़ों में भी खड़ा हो सकता है और हमारी सरकार उस बात को भी आगे बढ़ाना चाहती है। रेल बनने तक हजारों लोगों को रोजगार भी देती है और बनने के बाद नए रोजगारों को जन्म देती है। भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड का हर जवान उसको उत्तराखंड छोड़ करके जाना पड़े। उत्तराखंड में कहीं किसी गांव में जाओ, जरा यहां के मुख्यमंत्री जवाब दे, पिछले 5 साल में कितने गांव खाली हो गए हैं। अरे किसी गांव में जाए, किसी भी घर में पूछे, कोई नौजवान है जरा बात करनी है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई, वो तो रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं चला गया है, साल में 1-2 बार आता है। इतना बड़ा उत्तराखंड, यहां के नौजवान को अपना गांव, अपने खेत खलिहान, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने यार दोस्त ये छोड़ने के लिए जाना क्यों पड़े। अरे पूरे हिंदुस्तान को यहां पर लाने की ताकत जिस राज्य में हो, यहां से किसी को जाना ना पड़े, ऐसा राज्य बनाने की जरूरत। और बन सकता है भाइयों, कोई कठिन काम नहीं है। मकसद चाहिए, समर्पण चाहिए, संकल्प चाहिए, जनता जनार्दन का साथ चाहिए। सबका साथ सबका विकास होके रहता है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से यात्रियों के लिए इसका आकर्षण है, सदियों से है, कष्ट झेल करके भी लोग आते हैं। आज पूरा विश्व योग के लिए आकर्षित हुआ है। दुनिया के 190 से ज्यादा देश योग को अपना मना रहे हैं और हर किसी को जब योग की बात आती है तो भारत की तरफ ध्यान जाता है, और योग की बात भारत की तरफ ध्यान जाता है तो सबसे पहले उनको हरिद्वार और ऋषिकेश दिखाई देते हैं। भाई, पूरी दुनिया में योग के लिए लोगों को आकर्षित करने की ताकत ये उत्तराखंड के हर चोटी पर है, हर पहाड़ी पर है भाइयों, हर गांव में वो सामर्थ्य है। हम योग का ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं, विश्व में जिसको योग सीखना हो वो उत्तराखंड के छोटे छोटे गांवों में जाकर के भी, प्राकृतिक वातावरण में रह करके भी, गांव के अच्छे अच्छे शिक्षकों के द्वारा योग सीख सकता है भाइयों। और पूरा विश्व योग एक बड़ा टूरिज्म के लिए उत्तराखंड का अवसर है। योग टूरिज्म को बढ़ावा देना है। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान का नौजवान टीवी देखता है, दुनिया भर की चैनल देखता है, उसको भी लगता है कुछ एडवेंचर, कुछ साहस करें। उत्तराखंड के पहाड़ों से बड़ा, यहां के गंगा के धोध से बड़ा एडवेंचर टूरिज्म के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। पूरे हिंदुस्तान के और दुनिया के नौजवानों को साहसिक टूरिज्म के लिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए हम यहां निमंत्रित कर सकते हैं। हेल्थ टूरिज्म के लिए निमंत्रित कर सकते हैं। रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट टूरिज्म के लिए आकर्षित कर सकते हैं।
पूरा बॉलीवुड, ये बॉलीवुड फिल्मों के शूटिंग के लिए उसको बाहर क्यों ना जाना पड़ रहा है भाई? क्या हमारे उत्तराखंड में वो सौंदर्य नहीं है जहां फिल्में बन सकती है? यहां के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता है? लेकिन उसके लिए एक दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए। पूरे बॉलीवुड को ये उत्तराखंड की गलियों में शूटिंग के लिए लाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, प्रवासन, पर्यटन, ये उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के मुद्दे पर आपसे वोट मांग रही है। विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए वोट मांग रही है। यहां दूसरी ताकत है पर्यावरण। पर्यावरण की रक्षा भी होनी चाहिए। आप देखिए, हमारे पड़ोस में एक देश है भूटान, पर्यावरण के क्षेत्र में नमूना रूप काम किया है। वो भी हिमालय की पहाड़ियों में है, छोटा सा देश है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड भी पूरे विश्व के लिए पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। पर्यावरण की ताकत के साथ यहां के पुरुषों में जैसे दम है, वैसा ही यहां की मातृशक्ति भी पूरी इकोनॉमी को चलाती है जी। उत्तराखंड की इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम ये मेरी माताएं बहनें कर रही है। उनका कौशल्य, उनका सामर्थ्य, उनके हाथों में हुनर अद्भुत है। भाइयों बहनों, पुरुष सीमा पर जाकर के मां भारती के लिए मर मिटता है और माताएं बहनें यहां के आर्थिक जीवन को चलाने का सामर्थ्य दिखाती हैं। ऐसा अद्भुत समाज ये देव दुर्लभ है। देवभूमि में देव दुर्लभ समाज है। यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाइयों बहनों, जैसे यहां का समाज शक्तिशाली है, यहां का पौधा भी उतना ही सामर्थ्यवान है। पर्यटन का सामर्थ्य है, पर्यावरण का सामर्थ्य है, पौधे का भी सामर्थ्य है। यहां का हर पौधा जड़ी बूटी है। और भाइयों बहनों, हिमालय की जड़ी बूटी का तो सदियों से उल्लेख आ रहा है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं होगा जिसने हिमालय की जड़ी बूटियों की चर्चा नहीं की होगी। भाइयों बहनों, आज पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पूरा विश्व प्राकृतिक उपचार की ओर आगे बढ़ रहा है। साइड इफेक्ट ना हो, केमिकल खाना ना पड़े, ऐसी दवाइयों की तलाश में दुनिया है। हिमालय का हर पौधा कोई न कोई जड़ी बूटी से जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, हम उसको बल देना चाहते हैं। जैसे यहां का पर्यावरण यहां की अर्थव्यवस्था को बदलेगा, यहां का पर्यटन अर्थव्यवस्था को बदलेगा, यहां का पौधा भी यहां की अर्थव्यवस्था की ताकत बन जाएगा। जैसे यहां का पर्यटन, यहां का पर्यावरण, यहां का पौधा, वैसे ही यहां का पानी भी पानीदार है। यहां के पानी में भी पानी है, दम है। हम पंचेश्वर का प्रोजेक्ट के लिए नेपाल के साथ काम आगे बढ़ा रहे हैं। पंचेश्वर के साथ जब काम पूरा होगा, 34,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इस तरफ के लोगों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। और ऐसी बिजली तैयार होगी जो बिजली न सिर्फ उत्तराखंड को, हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से का अंधेरा दूर करने की ताकत रखती है। भाई, यहां के पानी में ऊर्जा है।
यहां की पानी में सामर्थ्य है, पर्यटन में दम है, पर्यावरण में दम है, पौधे में दम है, यहां के पानी में भी दम है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन ताकतों को जोड़ दें तो कोई मुझे बताएं उत्तराखंड से पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? पलायन रुकेगा कि नहीं? ये 4 प इतने ताकतवर है कि यहां से कभी पलायन नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक निश्चित विजन के साथ उत्तराखंड का भाग्य बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं, यहां के नौजवानों का जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, अभी हमारे खंडूरी जी 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे थे। कांग्रेस वालों ने 40 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के मामले को लटकाए रखा। मैं ये तो समझ सकता हूं कि उनके पास पैसे नहीं हो और न कर पाए। मैं ये भी समझ सकता हूं कि उनकी प्रायोरिटी हो न कर पाए। दुख तो मुझे इस बात का हुआ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने इस मसले को हाथ में लिया। खंडूरी जी बार बार मुझे मिलते थे, इस बात को लेकर के वो लगातार मुझसे बात कर रहे थे। मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि जरा भाई मुझे बताइए क्या हाल है इसका। आप हैरान हो जाएंगे, 6-8 महीने तक सरकार के पास निवृत्त सैनिक कितना पेंशन, कितना 1 रैंक 1 पेंशन होगा, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। इससे बड़ी कोई बेईमानी नहीं हो सकती। आप दो न दो अलग बात है, कम से कम फाइल पे तो देखते क्या प्रॉब्लम है। कम से कम जब जवान आपको मिलते थे उसको गंभीरता से लेकर के डिपार्टमेंट को काम तो देते हैं। भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, कई ऐसे निवृत्त सैनिक हैं, उनका अता पता ढूंढने में भी मुझे आंखों पानी आ गया। आंखों, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। अरे देश के लिए जान की बाजी लगा दी, अपनी जवानी खपा दी, अब घर में निवृत्त होकर के बुढ़ापा गुजार रहा है और सरकार के पास पता ही नहीं है। मैंने सारी सर्च डिपार्टमेंट को लगाया, गांव गांव जाकर के पुराने सारे रिकॉर्ड निकाल करके हिसाब किताब लगा रहा हूं। जब मैंने हिसाब किताब लगाया, ये कांग्रेस वाले ऐसी मजाक उड़ाई है, फौजियों की ऐसी मजाक उड़ाई है। जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, तो आपने देखा होगा नेता सब मैदान में आ गए सुबह सुबह ही। पाकिस्तान बोले उसके पहले हमारे लोगों ने बोलना चालू कर दिया, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, सबूत। क्या हमारे देश के फौजियों के पराक्रम का सबूत मांगना पड़ता है क्या? ये फौजियों का अपमान है कि नहीं है? फौजियों का अपमान है कि नहीं भाइयों, जरा बताइए। ये फौजियों का अपमान है कि नहीं है? और इसलिए भाइयों बहनों, उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन में भी फौज को मजाक का विषय बना दिया। ये उनके जहन में है जी, इसी के कारण ये दुर्दशा हुई है। आपको हैरानी होगी, अगर आपके बच्चा भी घर में अगर कहीं जाना चाहता है, सिनेमा देखने जाता है या कोई खिलौना खरीदने जाना है उसको, उस बच्चे को भी मालूम है कि ये 20 रुपए में मिलता है। खाना खाने कहीं बाहर जाना है, उसे मालूम है मानो 25 रुपए में मिलता है। और माँ बाप उसको अगर 2 रुपया 5 रुपया पकड़ा देंगे तो माँ बाप के प्रति उसका भाव क्या जगेगा? उसके मन में मजाक आएगी नहीं, क्या मेरे मम्मी पापा है,
उनको मालूम है खिलौना 20 रुपए मिलता, मुझे 2 रुपए दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये फौजियों के साथ इन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ 500 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे। 500 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि उनको कुछ पता नहीं था कि 1 रैंक 1 पेंशन क्या होता है, निवृत्त फौजी कितने हैं, कितना पेंशन जाता है, 1 रैंक 1 पेंशन करने के बाद कितना आर्थिक खर्च आता है, कोई हिसाब किताब नहीं था। मैंने आकर के जब हिसाब किताब शुरू किया, आप जानकर के हैरान होंगे, 12,500 करोड़ से भी ज्यादा देने का निकला। 12,500 करोड़, कहां 500 करोड़ रुपया और कहां 12,500 करोड़ रुपया। लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव में मैंने वादा किया था कि ये काम मैं करके रहूंगा, और आज मुझे खुशी है कि 12,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम दे करके 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया। अब तक 6,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर चुके हैं, और बाकी इस बजट में उसका प्रावधान भी कर दिया है, वो भी पहुंच जाएगा। भाइयों बहनों, फौज के प्रति सम्मान का भाव क्या होता है, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। देश के सेना के जवान कब तक मार झेलते रहेंगे, कब तक दुश्मनों का वार झेलते रहेंगे। भाइयों बहनों, वक्त बदल चुका है, दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। मेरे देश का फौजी अब वार नहीं सहेगा, वो प्रतिवार करेगा, प्रतिवार करेगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमारे देश में, जरा पूरी ताकत से मुझे जवाब देना, और दूर दूर से जवाब आनी चाहिए। जवाब दोगे? जरा पीछे से जवाब दोगे? ये माताएं बहनें जवाब दोगे? आप मुझे बताइए, हमारे देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने तबाह किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार बर्बादी लाया है कि नहीं लाया है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, इन भ्रष्टाचारियों ने काला धन और भ्रष्टाचार की जुगलबंदी चली हमारे देश में। जिसको पद मिला उसने लूटने का मौका नहीं छोड़ा। ये देवभूमि को भी इन लोगों ने लूट भूमि बना दिया, लूट भूमि बना दिया। और कैमरा के सामने पकड़े गए, लेती देती की चर्चा कर रहे थे। अवैध खनन, शराब माफिया, शराब के ठेके, यही इनके उद्योग हो गए। तबादला उद्योग, ट्रांसफर उद्योग, बदली पोस्ट का उद्योग, शराब के ठेका का उद्योग, अवैध खनन का उद्योग। भाइयों बहनों, जब हमने नोटबंदी की 8 तारीख रात को 8 बजे, इनके छक्के छूट गए। ये थप्पे के थप्पे भर करके रखे थे। अब वो 3 महीने हो गए मोदी को गाली देना बंद नहीं कर रहे। जहां भी जाते हैं, मुझे बताइए भाइयों, जिन्होंने गरीबों का लूटा है वो उनको लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? जिन्होंने मध्यम वर्ग को लूटा है उनको लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, मैं जब तक बैठूंगा न चैन से बैठूंगा, न इनको चैन से बैठने दूंगा। क्या कर लेंगे ये? क्या कर लेंगे? अनाप शराब मोदी पर आरोप लगाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे,
तकलीफें पैदा करेंगे, अरे सब कुछ झेल लूंगा, मेरे देश के गरीबों के लिए झेलने का मुझे गर्व होता है। ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, इस देश की तबाही कोई व्यापारियों के कारण नहीं आई है। कोई छोटा व्यापारी होगा, कोई गांव का छोटा डॉक्टर होगा, कोई छोटा वकील होगा, हो सकता है 1000 रुपया फी लेने के बजाय वो 1200 रुपया ले ली होगी। हो सकता है सरकार को 100 रुपया देना चाहिए, उसने 90 रुपया दिया होगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पसीने से कमाया है। छोटा व्यापारी होगा तो भी उसने अपने पसीने से कमाया है। बर्फ पड़ती होगी तो भी दुकान खोल करके बैठा होगा, तब जाके कमाया होगा। उन्होंने देश को लूटा नहीं है। देना चाहिए उतना शायद नहीं दिया होगा, लेकिन देश को उन लोगों ने लूटा है जिन्होंने पद पर बैठ करके पद का दुरुपयोग किया है। चाहे वो बाबू लोग हो, चाहे नेता लोग हो, चाहे थानेदार हो। भाइयों बहनों, पद पर बैठ करके जिन्होंने लूटा है, उनकी लूट की पाई पाई देश के चरणों में लाके रखनी है। इसलिए लड़ाई चली है। ये लड़ाई छोटी नहीं है। ये 70 साल तक जिन्होंने जमा किया है, और जमा करने वाले भी इतने ताकतवर हो गए, एक चाय वाला क्या कर सकता है इनको? बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, और इसलिए चाय वाला भी ये बड़े बड़े चमरबंदी लोगों के खिलाफ मैदान में उतर करके आया है। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राजनीति करने के लिए मैंने नोटबंदी नहीं की है। मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, गरीबी में पला हूं, मैंने गरीबी को जिया है, और इसलिए गरीबों के लिए ये जंग कर रहा हूं भाइयों। इसलिए गरीबों के लिए जंग कर रहा हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, पूरी ताकत से मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों। इस देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त कराने की लड़ाई में देश को सफल होना है, और इस बीमारी से मुक्त होना है। भाइयों बहनों, विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाना है। मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं। मैंने अभी हमारे यहां खादी विभाग के लोगों को एक काम दिया है। सोलार एनर्जी से चलने वाला चरखा, सूर्य शक्ति से चलने वाला चरखा। जो माताएं बहनें पहाड़ों में तो यही काम ज्यादा करते हैं, उनको जिस दिन ये चरखा मैं पहुंचा पाऊंगा, अगर वो आज एक दिन में 200 रुपया कमाती है तो वो 500 रुपया कमाना शुरू कर देगी। कुछ स्थानों पर प्रयोग के रूप में काम चल रहा है। जैसे ही उसका परफेक्ट व्यवस्था हो जाएगी, उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाली माताओं बहनों को उसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हर मां बाप को, हर बहन को अपने घर में गैस का चूल्हा हो, ये उसकी जरूरत है कि नहीं है? गैस का चूल्हा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पहले मिलता था क्या? एमपी को, पार्लियामेंट के मेंबर को 25 कूपन मिलती थी, और उसको कहते थे कि आपके इलाके के 25 लोगों को आप गैस का कनेक्शन दिलवा सकते हो, मुफ्त में नहीं, दिलवा सकते हो। और लोग
नेताओं के पीछे पीछे दौड़ते थे कि जरा मुझे गैस का कनेक्शन दे दो ना, और वो नेताजी कहते नहीं नहीं अगली साल के कोटा में देखेंगे। ये हाल था। भाइयों बहनों, मैंने आकर के निर्णय किया कि मेरे देश के 5 करोड़ परिवार जो गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, जंगलों से लकड़ी काट कर करके लाते हैं, लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते हैं, और एक मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। 400 सिगारेट का। आप मुझे बताइए, इन माताओं के शरीर में अगर रोजाना 400 सिगरेट का धुआं जाएगा तो उस मां की तबीयत का हाल क्या होगा? उसके घर में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी तबीयत का क्या होगा? जो नन्हे नन्हे बच्चे घर में खेलते हैं, चूल्हा जलता है, धुआं निकलता है, उन बच्चों की तबीयत का क्या होता होगा? कहिए मुझे भाइयों बहनों, इन माताओं को, बहनों को इस कष्ट से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब माताओं को मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या इसमें भी राजनीति होनी चाहिए क्या? भाइयों बहनों, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया और मैंने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों को, और इसलिए हमने निर्णय किया है 5 करोड़ गरीब परिवार जिनके पास आज गैस का चूल्हा नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं है, 3 साल के भीतर भीतर उनको गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन दे दिया जाएगा। और मुझे खुशी है, अब तक ये बातें नहीं, वादे नहीं, ये 4-5 महीने से काम शुरू किया है। अब तक 1 करोड़ 80 लाख घरों में चूल्हा पहुंच गया, गैस का कनेक्शन आ गया और लकड़ी का चूल्हा बंद भी हो गया। भाइयों बहनों, जंगलों को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है तो उत्तराखंड के हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए। ये काम हम करके दिखाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड हरदा टैक्स, मैं तो हैरान हूं, न दिल्ली सरकार का ऐसा कोई टैक्स है, न हिंदुस्तान में कोई सरकार का ऐसा टैक्स है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा है कि जहां हरदा टैक्स लग रहा है। अरे मां गंगा की धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। भाइयों बहनों, एक लूट चली है, लूट, इससे उत्तराखंड को बचाना है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, ऐसा बहुमत दीजिए, ऐसा बहुमत दीजिए ताकि कांग्रेस को पता चले और किसी भी राजनेता को भविष्य में ये गलत काम करने की हिम्मत ना हो। आप बिल्कुल साफ कर दीजिए कांग्रेस को, इसके बाद साफ कर दीजिए इनको, तब जाकर के भाइयों बहनों, और मैं आपको वादा करता हूं उत्तराखंड को 5 साल के भीतर भीतर नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। भाइयों बहनों, हमारे परिवार में हम इस बात को बराबर समझते हैं कि घर में जब बालक 16 साल का होता है तब तक तो माँ बाप कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो खेलो, मौज करो, दौड़ो कूदो, ये करो वो करो। लेकिन जब 16 साल का हो जाता है ना, बेटा हो या बेटी, माँ और बाप बारीकाई से उसको देखते रहते हैं, क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, जल्दी आया कि नहीं आया, ठीक से खाता है कि नहीं खाता है, उसका शरीर अब
16 साल का हुआ, जैसा बनना चाहिए वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हर चीज मां बाप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बेटा या बेटी 16 साल के हो जाते हैं तो आपका विशेष ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। खास परवरिश करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? हर मां बाप को पता है कि बच्चा और बच्ची 16 से 21 साल में अगर ठीक से उसकी परवरिश हो गई तो फिर कभी जिंदगी में पीछे देखना नहीं पड़ता है भाइयों, फिर कभी देखना नहीं पड़ता है। ये मेरा उत्तराखंड भी अब 16 साल का हो गया है। मेरा उत्तराखंड भी 16 साल का हो गया है। ये 16 से 21 साल, ये 5 साल विशेष परवरिश की जरूरत है उत्तराखंड को। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड की परवरिश का दायित्व लेने के लिए मैं आया हूं आपके पास। ये 16 से 21 की उम्र उत्तराखंड के जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण उम्र है। इस 5 साल में उत्तराखंड जिस करवट बैठेगा, उत्तराखंड की आने वाले 100 साल तक की नींव इस 5 साल में लगने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अच्छी परवरिश हो, हमारा उत्तराखंड ऐसी नई ताकत को प्राप्त करे कि 100 साल तक कभी किसी को उत्तराखंड की मदद करने की जरूरत न पड़ जाए। ऐसा उत्तराखंड ताकतवर बनाना है। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। 15 तारीख को भारी मतदान कीजिए। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। हर पोलिंग बूथ वाला तय करे कि पिछली बार अगर पोलिंग बूथ में 600 वोट पड़े थे तो इस बार 700 वोट से कम नहीं होंगे। पिछली बार 700 वोट पड़े थे तो इस बार 800 वोट से कम नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार से आप करें। और ये तो पहाड़ है, ठंड होती है, उसके बाद भी मैं कहूंगा पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। 15 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके उत्तराखंड का भाग्य बदलने का फैसला कीजिए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से अपने देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा।